हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग मार्च 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसकी साइंस के एमसीक्यू को कर रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी क्लास 6 यानी कि सेट 6 तक करवा दिया है। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक खास बात, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है या वेबसाइट पे डाल दिया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल अवेलेबल है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो आइए, तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था, सर की वीडियो की क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पैटर्न को बदलना पड़ा है। ये आप लोगों को क्वालिटी कैसा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी आवाज कैसी जा रही है वो भी आपको बताना है। यहाँ पे हम लोग डिटेल से समझेंगे सारे क्वेश्चन के, साइंस के। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और भी क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा एग्जाम से पहले पहले, कि आप अपने एग्जाम की एनालिसिस कर पाए कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और ये सभी जितने भी मॉक टेस्ट बनाए गए हैं ना, आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है। ठीक है, कोशिकाएं जो है उसमें प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कहाँ से होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्गी काय में, ठीक है, गोल्गी काय में, या राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या सेंट्रोसोम में। ठीक है, तो देखिए कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषित होता है वो राइबोसोम के माध्यम से होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे। ठीक है, आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है, हिस्टोरिया प्लेंटोरम पुस्तक के लेखक कौन है। ये अच्छा क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चलिए यहाँ पे हिस्टोरिया का प्लेंटोरम किसने बताया था, अरस्तु ने, थियोफ्रेस्टस ने, हिप्पोक्रेटस ने, डार्विन ने। तो इसको जो बताया था थियोफ्रेस्टस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी कैसा है, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने अनाभिक की खोज की थी। स्वर्ण पदक पत्र जो था वो कौन इस्तेमाल किए थे। ठीक है, रदरफोर्ड इस्तेमाल किए थे ना स्वर्ण पदक का, ये याद रखना है। सबसे पहला ये क्वेश्चन बन जाता है। अब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज तो की, लेकिन स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन के कारण अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का, गामा किरणों का, या एक्स किरणों का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अल्फा किरणों के द्वारा रदरफोर्ड ने स्वर्ण पदक पे क्या किया था कि प्रकीर्णन की खोज की थी, वो याद रखना है आप लोगों को। बिल्कुल ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन अब आप लोगों को सामने आएगा, यहाँ पे 4। चलिए 4 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है, निम्न में से कौन से परितंत्र का अजीवीय घटक है। अजीवी घटक बताना है परितंत्र का। यहाँ पे जीवाणु, क्लारेला, जल, मानव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा जल जो है, जल। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पार्ट जल जो है ये परितंत्र का अजीवी घटक है। ठीक है, बाकी जीवाणु, क्लोरेला, मानव ये क्या है, जीवीय है। ठीक है, क्या है, ये जीवीय है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला दिया हूँ। पहला क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन में बताना है। तो याद रखिएगा वस्तुओं का आवेशन स्थानांतर किसके द्वारा स्थानांतर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेशन स्थानांतरण होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 6 नंबर का है। देखिए बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं पेन को ले रहा हूँ, थोड़ा मोटा चले, ठीक है, क्योंकि पतला चल रहा है। दिया हुआ है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन के जो रेडियो के सक्रिय समस्थानिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के जो रेडियम सक्रिय समस्थानिक होता है वो होता है ट्राइटियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौथा हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, एग्जाम में पूछ भी लेता है। सबसे पहला बोलता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछा हुआ है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक याद रखिएगा क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 1H, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है? 1H1। दूसरा क्या होता है? 1H2। तीसरा क्या होता है? 1H3। देखिए जो नीचे होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, ये समान होता है, और ऊपर वाला जो संख्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या समस्थानिक किसे कहते हैं? कभी एग्जाम में आगे मैं प्रैक्टिस सेट करवाया था तो ये पूछ देता है समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है? जिस भी परमाणु या तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो। तो देखिए परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रोटियम कहेंगे, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटेरियम कहेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो अभी 1 होगा तो प्रोटियम होगा, 2 होगा परमाणु द्रव्यमान तो क्या हो गया? ड्यूटेरियम, और 3 परमाणु द्रव्यमान हो गया तो उसे बोलेंगे ट्राइटेरियम। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक नहीं है, तो यहाँ पे रेडियो जो है ये क्या है? रेडियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये समस्थानिक में पूछ सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे अब 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, 7वां नंबर। चलिए आ गया, बताइए अपना आंसर। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन का, विस्पंदनों का बनने का, या ध्वनि का प्रकीर्णन का, या प्रतिध्वनि निर्माण का? तो देखिए शिकार या परभक्षिया जो होती है बाधाओं का पता लगाने के लिए, जैसे चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो होती हैं, ये परिघटना का प्रयोग करती हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें नंबर पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दिया है डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड और विलार्ड, ठीक है। तो इसका जो अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 9 नंबर के, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। दिया हुआ है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले अनुवांशिकता की खोज की थी। किसकी? यहाँ पे लिखिएगा, पूछ देता है हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी, तो यहाँ पे अनुवांशिकता की खोज ये की थी। अनुवांशिकता की खोज की थी, इसलिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिलता। और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और बताइए इसका आंसर अगर आपको पता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल, भस्म, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं कई बार क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए। तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? भस्म जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर यही अम्ल की बात होती तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता, तो वो अम्ल होता। ठीक है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। लवण को अगर लिटमस पेपर पे डाला जाएगा तो ये रंगहीन ही रहेगा, यानी कि जिस कलर का लिटमस पेपर है वो वैसा ही रहेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया। दिया हुआ है आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं। आर्किड्स में विलामेन जड़ें कैसी होती हैं? सहारा देने के लिए होता है, या कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए होता है, या नमी अवशोषित करने के लिए होता है, या गैसों के विनिमय के लिए होता है। ठीक है, आर्किड्स में जो विलामेन जड़ें होती है वो क्यों होती है? तो याद रखिएगा आर्किड्स में जो
विलामेन जड़ें होती है वो नमी को अवशोषित करने के लिए होती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर बताएंगे। पहला देखिए यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे मछलियों से संबंधित अध्ययन पूछा है, तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग कहते हैं इक्थियोलॉजी। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आपके सामने है, बताइए इसका आंसर दिया हुआ है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? देखिए यहाँ पे जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ, इसका पीडीएफ जो बनेगा ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे ना तो आपको सर्च करना होगा सक्सेस कैरियर। ठीक है, SUCCESCARER, सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे, चैनल में आप ज्वाइन हो जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट अवश्य लगाइएगा। मॉक टेस्ट सिर्फ अभी 99 है और आज ही भर ये रेट रहेगा 99। कल से इसको यानी कि 25 मई तक ये ऑफर था, और ये आज ये 25 मई 2023, इसके बाद ये बढ़ाकर 149 कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़ने से पहले जरूर ले लीजिएगा, कल से 149 हो जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहेंगे मॉक टेस्ट से तो जुड़ सकते हैं। आप मॉक टेस्ट वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से लगा सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है। चलिए, किसी तरह की प्रॉब्लम होगी अगर आपको मॉक टेस्ट लेने में, तो वहां पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है 9140 82 2403, 2403 पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट वगैरह हो जा रहा है या मॉक टेस्ट नहीं मिल पाता है या किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को पिघलाकर घिस कर पिघला दिया था? ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था ना। रमफोर्ड ने किया था, जूल ने किया था, डेवी ने किया था या सेल्सियस ने किया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए, जो डेवी वैज्ञानिक थे ना, ये सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलाकर घिसकर पिघला दिया था, ये डेवी ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? काम्पनर ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने? ये तो एक भी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के विद्युत प्रभाव को सिर्फ एक ही वैज्ञानिक दिए थे और ये आइंस्टीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइंस्टीन हमेशा, इसकी फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, E=mc²। ये फार्मूला दिए थे, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। आइंस्टीन का फार्मूला क्या दिया था? हाँ, तो चलिए अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कपास के पौधों का वंशीय नाम यानी कि जेनरिक नेम क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रोटोलेरिया, रैफनस, निकोटियाना, गॉसिपियम। ठीक है, तो यहाँ जेनरिक नाम पूछा है किसका? कपास के पौधों का। तो कपास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसका वंशीय जेनरिक नाम होता है गैसीपियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दिया है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, होते हैं, क्या होते हैं? समुद्री जीव होता है, जलीय पौधे होते हैं, पादप होता है या जड़ विहीन पौधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट्स क्या होता है। तो हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हाइड्रोफाइट्स के बारे में पूछे, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फाइट्स यानी पौधा, तो हाइड्रोफाइट मतलब जलीय पौधा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का आपके सामने है, दिया हुआ है हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैस है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, CO2, O2, NO2, NH3। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव जो देती हैं वो गैसें कौन सी होती हैं? तो मैं आप लोगों को प्रमुख गैसें बताया था। पहला हो गया था, यहाँ पे देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा मैं बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा यहाँ पे मेथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देख लेते हैं ये पांचों ऑप्शन किसमें है। सबसे पहले CO देखेंगे, तो CO यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए CO को हटा दीजिए किसी ऑप्शन। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए,
तो 2 में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और दूसरा इसमें मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही दो, पहला और दूसरा ऑप्शन चला गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होनी चाहिए, तो ये बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। तो अब इनमें से कोई होगा। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दोनों में है, दोनों में है। अब यहाँ देखेंगे CH4, यहाँ पे NH3 दे दिया है। तो चलिए ये भी ऑप्शन कट गया, बचा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए CH4 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, ऐसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 18 नंबर का दिया हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में होते हैं। किस अनुपात में होते हैं वो आपको बताना है। कमी होता है समूह में, या वृद्धि हो जाता है उसके अनुपात में, न कमी और नहीं वृद्धि होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को समझना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा है। समूह के अनुपात में, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व में अनुपात जो होता है उसमें कमी होती है, वृद्धि होती है, या कुछ नहीं होता है, ये बताना है। देखिए तो ऋणात्मक तत्व होते हैं ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में समूह के अनुपात जो होता है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और उसका आंसर बताएंगे आप लोग। दिया है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन देखिए मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे इसको ए ऑप्शन मांगनी है, ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन दिया हुआ है और ये डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित किससे है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए एक खगोलीय इकाई जो होती है ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं एक खगोलीय इकाई, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी पे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। क्यों कारण बन जाता है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंतः परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, या स्थिति के कारण। तो 20वें का आपको आंसर जो होगा वो आपको बताना है। तो देखिए उर्वरकों में अतिरिक्त मात्रा में अगर आप लोग उर्वरकों को देंगे पौधों में तो उसको मृत्यु का कारण बनता है। वो क्यों, क्योंकि बाह्य परासरण के कारण ये प्रक्रिया होती है, इस वजह से उसमें मृत्यु का कारण बन जाता है। किस प्रक्रिया के कारण, किस कारण, तो बाह्य परासरण के कारण। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 6 की साइंस की टॉप 20 क्वेश्चन को हमने करा लिया क्लास 7 का, ठीक है। 6 मैंने ऑलरेडी करा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मॉक टेस्ट आप एग्जाम से पहले एनालिसिस जरूर करिए, मॉक टेस्ट लगा करके आपका कितना नंबर आ रहा है, जिससे कि आपको पता चल पाए प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप कैसे पास हो पाएंगे। अभी आपको एडवांस भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है एडवांस के लिए, आपका कोई भी ट्रेडर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ITI से रिलेटेड एडवांस पेपर के लिए, जिसमें आपके 50 MCQ एडवांस से पूछे जाते हैं। 2 पेपर होते हैं ना आपके, पेपर फर्स्ट, ठीक है, एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर होता है पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड जो होता है वो आपका एडवांस पेपर कहलाता है, जिसमें आपके ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछेगा, और पेपर फर्स्ट में आपके साइंस से 20 क्वेश्चन पूछता है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन, तो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन एडवांस पेपर जो आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछता है। तो इन सभी को मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है। पेपर 1 की मॉक टेस्ट तैयार कर दिया गया है, पेपर 2 पे वर्क चल रहा है, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।